तो अवसर को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है वो दस्तूर जारी है। आज सबसे पहले आप तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज ही वो दिन था जिसकी वजह से हम तमाम लोग न्यूज़ रिपोर्टिंग कर पाते हैं, तमाम लोग आपको क्राइम की कहानियाँ सुनाते हैं, कुछ बोलने की कुछ करने की आज़ादी मिली। वैसे अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन किसकी गुलामी करनी है, किसके साथ मिलकर काम करना है, कौन इस देश में राज करेगा, ये तमाम चीज़ें आज ही के दिन डिसाइड हुई थी। तो कायदे से जितनी ज़रूरी आज़ादी थी उतनी ही ज़रूरी गणतंत्र दिवस की ये तमाम पेशकश जो उस दिन हुई थी वो भी थी। आज दुनिया के अलग अलग जगहों से लोग आए थे हमारे देश में, हमारे देश की झांकियों को देखने के लिए। तमाम लोगों को सम्मानित करने का काम किया गया और इन्हीं में से एक शख्स हैं अमन सिंह हंस। और इनकी कहानी जब आप सुन लेंगे तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों के लिए एक मोटिवेशन का काम ये कहानी करेगी, जो हर चीज़ में बहाना ढूंढते हैं, हर चीज़ में कोशिश करते हैं कि इस काम से कैसे बचा जाए, कैसे इस काम को ना किया जाए। इन्होंने जो कुछ किया और इनको क्यों सम्मानित किया गया, इसको सुनने के बाद आज आप इनको गर्व की नज़रों से देखेंगे। बात 28 मार्च साल 2024 की है। 28 मार्च साल 2024, हल्की हल्की ठंडी, हल्का हल्का कोहरा। अब कभी भी किसी भी दुश्मन की तरफ से हमला हो सकता है, चूँकि हमारा जो बॉर्डर है दुश्मनों से घिरा हुआ है। तो ऐसे हाल में हमेशा ट्रेनिंग दी जाती है, हमेशा कोशिश की जाती है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट पायलट हैं, जो हमारे एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले हैं, वो मुस्तैदी के साथ तैनात रहें, हर सिचुएशन में वो लड़ सकें। तो ऐसे ही अमन सिंह हंस को ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आप आकाश में जाएंगे एकदम जहाँ तक आपका मिग 29 जा सकता है, और वहाँ से आप अपना एक रूटीन ड्रिल करके वापस आ जाएंगे। रात के लगभग 10-10 बजे फिर ये उड़ते हैं। तमाम सिक्योरिटी चेक की जाती है कि सब कुछ ठीक है। बैठते हैं, बैठने के बाद अपने मिग 29 को उड़ाते हैं। लगभग 20 मिनट बाद इनका जो मिग 29 फाइटर प्लेन था ये 28,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे होता है। अब 28,000 मतलब बहुत ऊंचा। इतनी ऊंचाई पे लेके अपने मिग 29 को जा रहे थे, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। इसी दौरान अचानक से न जाने क्या होता है, इनके इस मिग 29 फाइटर जेट का जो ऊपर एक कवर होता है, जिसे हम छतरी सामान्य भाषा में बोल सकते हैं, वो खुल जाती है। अब एक एयरक्राफ्ट इतनी स्पीड से उड़ रहा हो, 28,000 किलोमीटर की ऊंचाई हो, अगर उसकी छतरी खुल जाए तो फिर क्या हो सकता है। अमन सिंह हंस के पास न ज़्यादा टाइम था, ना ही ज़्यादा मौका था। नीचे जो लोग ये खबर सुनते हैं उनकी भी सांसें फूल जाती हैं कि इतनी ऊंचाई पे छतरी खुल गई। चूँकि ऊपर जो टेम्परेचर था वो लगभग -35 से -40 डिग्री सेल्सियस था। यहाँ -3-4 पे हम कांपने लगते हैं, हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं। वहाँ -35 से -40 का तापमान। साथ ही हवा इतनी तेज़ लग रही थी कि उसके साथ भी उड़ाना बड़ा मुश्किल था। तीसरी दिक्कत ये थी कि हवा का प्रेशर अगर अंदर की मशीनों पे पड़ गया तो कहीं ऐसा ना हो कि फ्रिक्शन की वजह से आग लग जाए। चौथी दिक्कत ये थी, जो एयर प्रेशर पड़ रहा था उसकी वजह से नीचे दबाव भी थोड़ा चेंज हो गया। इससे प्लेन डिसबैलेंस हो गया, यानी डिसबैलेंस का खतरा, हाइपरपॉक्सिया का खतरा, डिप्रेशन अलग से था, तमाम मैकेनिकल फॉल्ट अलग हो सकते थे। समय ज़्यादा था नहीं, -35 से 40 डिग्री का तापमान, 28,000 किलोमीटर की ऊंचाई, रात का अंधेरा, ज़्यादा चीज़ें दिख भी नहीं रही। ऐसे हाल में अमन सिंह हंस के पास दो ही ऑप्शन थे, या तो ये घबरा जाते हैं या तो अपने प्लेन को बचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए, एक फाइटर की जान तो बेहद कीमती है, लेकिन जो प्लेन था वो भी उतना ही कीमती था। उतना तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ तो कीमती था। अमन सिंह हंस दूसरी सिचुएशन को चुनते हैं और अपने आप को और अपने फाइटर जेट को बचाने की कोशिश करना शुरू करते हैं। सबसे पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी की मदद लेते हैं। मदद लेने के बाद फिर पूछते हैं कि मैं कैसे आ सकता हूँ, चूँकि उतनी ऊंचाई से नीचे आने में न जाने कितने जहाज़ों का सामना करना पड़े। उसके बाद अपनी स्पीड को लिमिट करते हैं, एल्टीट्यूड और तमाम चीज़ों को एडजस्ट करते हैं। उसके बाद खुली छत के साथ जैसे तैसे करके प्लेन को संभालते हुए, तमाम हवाओं को झेलते हुए, अंत में अपने मिग 29 को सकुशल लेके ज़मीन पे आ जाते हैं। और ये वही मिग 29 है जिसको हम चलता फिरता ताबूत भी कहते हैं। कई कई जगहों पे ये कहा जाता है कि मिग 29 जो है एक चलता फिरता ताबूत है।
यानी अगर आप उसमें बैठे हैं तो इसका मतलब है आप अपने आप को मरा मान लीजिए। कफन बांधना अलग बात है, कफन ओढ़ के बैठिए। लेकिन इतनी वर्ड्स कंडीशन में इन्होंने MiG-29 को संभालने के बाद जैसे तैसे करके उसको नीचे लाए, सकुशल खुद बचे रहे, अपनी जहाज को भी बचाया। इसी वजह से आज इनको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। कहीं ना कहीं इनकी कहानी एक प्रेरणादायक है कि सिचुएशन चाहे जो हो, अगर आदमी अपने आप को बचाना चाहे, उस सिचुएशन से निपटना चाहे, तो राहें उतनी मुश्किल नहीं होती जितने लोग हार के या फिर डर के बना लेते हैं। मुझे लगा आज इनकी कहानी आपसे ज़रूर शेयर करनी चाहिए, क्योंकि न जाने कितने ऐसे वीर बाकुरे हैं जिनकी ज़िंदगी इस देश के नाम पे शुरू होती, इस देश के नाम पे ख़त्म हो जाती, कोई उनको याद तक नहीं करता। आज बढ़िया मौका था, तो मुझे लगा आज उनको याद करना चाहिए। खैर, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। आज की कहानी अपने आप में बड़ी रहस्यमयी कहानी है और इस कहानी का औरंत अभी तक कुछ मिला नहीं है, लेकिन जितनी भी है मुझे लगा आज आपको सुनाने देनी चाहिए, इससे पहले कि ये मामला पन्नों में दब के रह जाए और आप तक ये जानकारी ना पहुंचे। जम्मू कश्मीर में एक जगह लगती है राजौरी। इसका नाम हमने बहुत बार सुना है, खासकर बीच में भी एक अटैक हुआ था जहाँ बस के ऊपर वैष्णो देवी से लौटने वाले श्रद्धालुओं के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया था, गोली मारी थी। ऐसे हाल में भी उस जगह का नाम काफ़ी मशहूर हुआ था कि राजौरी में ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद भी कई ऑपरेशन चलाए गए आर्मी के द्वारा, उसमें भी राजौरी का नाम आया। तो राजौरी अक्सर नाम इसका गूंजता रहता है। और इसी राजौरी में एक गांव है बड़ाल गांव। बात दिसंबर की है, 7 दिसंबर। इसी बड़ाल गांव में एक 7-8 साल की लड़की रहा करती थी। स्कूल जाती थी, तमाम बच्चों के साथ खेलती थी, सबकी तरह उसकी अपनी एक ज़िंदगी थी, ना कोई किसी से लड़ाई, ना किसी से कोई झगड़ा, तबीयत वगैरह भी ठीक, ना कोई बीमारी, ना कोई दिक्कत, मनमौजी थी, खेलती कूदती रहती थी। लेकिन इसी 7 दिसंबर को पिछले महीने यानी पिछले साल 7 दिसंबर साल 2024 को अचानक से जब वो शाम को खेल के वापस आती है, वापस आने के बाद उसकी तबीयत बड़ी तेज़ी के साथ ख़राब होती है। अब दिसंबर का महीना और भी जम्मू कश्मीर, इतनी ठंड, तमाम लोग घबरा जाते हैं। माँ बाप भी बेचारे घबरा गए। उन्होंने फिर डॉक्टर का सहारा लेना सही समझा। इस लड़की को लेके एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं। वहाँ कुछ समझ में नहीं आता। फिर ये हुआ कि इसको मेडिकल कॉलेज लेके जाओ। उसके बाद उसको मेडिकल कॉलेज लेके जाया गया। वहाँ भी इससे पहले कि कोई खास इलाज हो पाता, इस लड़की को बचाया जाता, इस लड़की की मौत हो जाती है। घर वाले कुछ समझ नहीं पाते, लड़की की मौत हो गई। किसी ने कहा कि ठंड लग गई होगी, किसी ने कुछ और कहा। हालांकि गरीब लोग थे, उन्होंने फिर अपनी लड़की को अपने साथ, उसके शव को लिया। वापस आते हैं, उसके बाद दुखी मन से अपनी बच्ची का अंतिम संस्कार कर देते हैं। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ पड़ती है। पूरा गांव दुखी हो जाता है। वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसके बाद एक और शख्स की तबीयत खराब होती है। तबीयत खराब होने के बाद उसको भी सेम तरीके से हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे उसका इलाज किया गया। इलाज कारगर साबित नहीं हुआ, उसकी मौत हो गई। घर वाले उसकी बॉडी को वापस लेके आते हैं। आने के बाद बड़े दुखी मन से फिर उसका इलाज कहाँ छूट गया, कहाँ कमी रह गई, इसके बारे में चर्चा करते हैं। क्योंकि कुछ दिन पहले एक लड़की की भी ऐसी मौत हुई थी। उसके बाद दुखी मन से उसका भी अंतिम संस्कार कर देते हैं। बात आई गई हो जाती है। कुछ दिन और गुजरते हैं। इसके बाद एक छोटे बच्चे की तबीयत खराब होती है। अब जब तबीयत खराब हुई तो घर वाले बड़े चैतन्य होते हैं, चूँकि 2 मामले ऐसे हो चुके थे। फ़ौरन उसको लेके बिना किसी लोकल डॉक्टर को दिखाए मेडिकल कॉलेज भागते हैं। वहाँ पे इलाज शुरू होता है, लेकिन उस लड़के को भी नहीं बचाया गया। इसके बाद फिर चौथा मामला, फिर 5वां मामला। इधर जनवरी साल 2025 लग गया और टोटल 17 ऐसे मामले हुए जिसमें अचानक से इन लोगों की तबीयत खराब हुई। फिर इनको लेके हॉस्पिटल जाया गया, फिर इनकी मौत हो गई। अब एक गांव, 48 दिन और 17 मौतें। यह आंकड़ा जब निकल के सामने आया तो तमाम लोग घबरा गए कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे तमाम लोगों की मौत हो रही। दिक्कत की बात यह थी कि इन 17 लोगों में से 13 जो थे वो बच्चे थे, यानी छोटे छोटे लड़के, छोटी छोटी लड़कियां जिनकी उम्र 12 साल, 10 साल, 8 साल। साथ ही उससे बड़ी दिक्कत यह थी कि इन लोगों की मौत कैसे हुई इसके बारे में भी कोई अता पता नहीं।
अब गांव में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। किसी ने भूत का एंगल दिया, किसी ने प्रेत का एंगल दिया, किसी ने किसी साजिश का नाम लिया। इधर जो मेडिकल वाले थे वो भी परेशान कि हो क्या रहा। मामला पुलिस तक गया, मामला मीडिया तक गया, मामला सरकार तक गया। फिर ये हुआ कि इनके शरीर की जांच करवाई जाए और सबका पोस्टमार्टम हो। फिर जितने लोग मरे थे उनका पोस्टमार्टम करवाया गया। जब पोस्टमार्टम करवाया गया तो इन तमाम लोगों के शरीर में टॉक्सिन की मात्रा मिली, यानी जहरीली पदार्थ की। इसके बाद उस सैंपल को विश्व विज्ञान प्रयोगशाला यानी पॉइजन साइंस लेबोरेटरी लखनऊ लेके आया गया। वहाँ डॉक्टर जितेंद्र इन तमाम सैंपलों पे अध्ययन करते हैं। अध्ययन करने के बाद जो कुछ कंक्लूड किया वो भी बड़ा हैरान करने वाला है। सबसे पहली बात तो 200 के लोगों को वहाँ पे क्वारंटाइन किया गया, यानी गांव में 200 लोग हैं उनको एक एक करके क्वारंटाइन किया गया, सबको एक दूसरे से अलग किया गया। यानी कोरोना जैसा हालात सेम तरीके इस समय बड़ाल गांव में है। दूसरी बड़ी बात, सबके शरीर से टॉक्सिन की मात्रा मिली, यानी जहर की। तो सबके शरीर में जहर कैसे पहुंचा ये भी एक चर्चा का विषय है। तीसरी हैरान करने वाली बात ये थी कि ये तमाम अलग अलग एज ग्रुप के थे। अगर एक एज ग्रुप के होते तो ये कहा जा सकता था कि कहीं खाने गए होंगे, वहाँ पे कुछ फूड पॉइजन हो गया होगा या फिर कोई जानवर मर गया होगा, इससे जहर फैल गया। लेकिन सब अलग अलग एज ग्रुप के। तमाम हादसे भी अलग अलग दिन हुए। अच्छा, हर घर से कोई एक ही इस चक्कर में पड़ा या फिर इस हादसे का शिकार हुआ, तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी एक घर के साथ किसी की दुश्मनी थी। बहरहाल 200 लोगों को क्वारंटीन किया गया है, 200 लोगों की जांच पड़ताल की जा रही है। ये टॉक्सिन कैसे पहुंचा, कहां से आ गया, किसने दिया, कोई साजिश है या फिर किसी पदार्थ में, किसी दुकान की किसी बिस्किट में, किसी नमकीन में ये छुप के आ गया है, कोई और मामला है। पुलिस समेत तमाम फॉरेंसिक की टीमें इसके बारे में अभी भी जांच पड़ताल कर रही हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि 48 दिनों में 17 मौतें हुई, जिसमें से 13 के करीब बच्चे हैं, 4 नौजवान थे। इसके बावजूद भी अभी तक ना ही कहीं कोई सबूत है, ना ही कहीं कोई सुराग है। पूरे गांव में लॉकडाउन का माहौल है। 200 के करीब लोग क्वारंटीन किए गए हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं। इसको लोग अलग अलग एंगल पे भी देख रहे हैं। मुझे लगा आज आपको कहानी के माध्यम से एक अजीब घटना बताऊं जिसमें एक गांव के 17 लोगों की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई है। खैर, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अमन सिंह के बारे में आपकी क्या राय है वो भी जरूर बताइएगा। तो आपसे कल फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।